हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल यूथफुल लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के विषय में, यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया क्यों जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैव विविधता होती क्यों है, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तथा जैव विविधता के संबंध में हुए कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के विषय में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और अगर हम 2022 की बात करें, यानी इस वर्ष की बात करें, तो 2022 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम में आजकल यह पूछा जाने लगा है कि किसी भी दिवस की थीम क्या है, यानी कि और आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे के विषय में। तो इसकी थीम के बारे में अगर किसी एग्जाम में पूछता है तो वो थीम है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, यानी सभी जीव के लिए साझा भविष्य। तो दोस्तों, यह 22 मई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे की थीम है, जिसे हमें बहुत ही ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हम जानेंगे आखिर जैव विविधता होती क्या है। दोस्तों, जैव विविधता के बारे में अगर हम बात करें तो किसी क्षेत्र में दिए गए समय में जननिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र के योग को जैव विविधता कहते हैं। यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं: जननिक, प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम। इसके योग को ही जैव विविधता कहते हैं, यानी इन तीनों को हम जैव विविधता के स्तर के रूप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर जननिक जैव विविधता है क्या। दोस्तों, जननिक जैव विविधता के संबंध में अगर हम बात करें तो किसी भी एक स्पीशीज के अंदर जो भी जेनेटिकल गुणों में अंतर पाए जाते हैं उसे जननिक जैव विविधता कहते हैं। जेनेटिकल गुणों की बात करें अगर, तो यदि हम अपने मानव को ही बात करें तो मनुष्य जो है स्पीशीज उसकी एक ही है, लेकिन क्या सभी की डीएनए कोडिंग, यानी कि जो डीएनए संरचना हमारी होती है, क्या सबकी सेम है? और क्या सभी देखने में एक ही तरह है? नहीं, यह हुआ है जीन की वजह से, क्योंकि सबकी जीन अलग है और जीन अलग होना भी चाहिए, क्योंकि अगर सपोज करिए सबकी जीन एक ही होती तो क्या मनुष्य सरवाइव कर पाता? एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोरोना वायरस आया और पूरे विश्व में इसने अपना प्रभाव दिखाया, तो अगर सबकी जीन एक ही रही होती, तो क्या हम सरवाइव कर पाते? नहीं, क्योंकि जीन अलग होने की वजह से सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अलग अलग हो जाती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग हो जाने के कारण किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता भी अलग अलग हो जाती है। तो किसी एक ही स्पीशीज के अंदर पाए जाने वाले जीन, यानी जेनेटिक कोडिंग में जो अंतर होता है, डीएनए कोडिंग में जो अंतर होता है, उसे ही जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब दूसरी की बात करें तो है प्रजाति यानी स्पीशीज। असल में बायोडाइवर्सिटी के संबंध में जब हम बात करते हैं तो बात इसी की होती है, यानी प्रजाति की अगर हम बात करें तो
जितनी भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों जीव जंतुओं की जो प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे आपके क्षेत्र में आप देखते होंगे गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली और अलग अलग प्रकार के पेड़ जैसे पीपल, नीम, इस तरह अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो प्रजातीय बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। अब हम लास्ट जो कि इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में बात करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र, जितनी ज़्यादा ही स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी होगी, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें तो ये आवास से संबंधित है, यानी कि जो भी इकोसिस्टम मीन्स होता है उसका एक अलग आवास होता है। जैसे आप राजस्थान में चले जाइए तो वहाँ का इकोसिस्टम अलग होगा, और अगर आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए तो वहाँ आवासीय इकोसिस्टम अलग होगा और जलीय इकोसिस्टम अलग होता है। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी आया शब्द कहाँ से, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द की बात करें तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट एक वैज्ञानिक थे लॉवजाय। लॉवजाय ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अवधारणा दी। कहीं कहीं दासमैन का भी नाम आता है, लेकिन अधिकतर लॉवजाय जो मुख्यतः इसके अवधारणा देने के लिए जाने जाते हैं। अब हम अगर बायोडाइवर्सिटी शब्द के बारे में बात करें तो बायोडाइवर्सिटी शब्द WG रोसेन ने 1985 में दिया था, और विल्सन एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस शब्द को लोकप्रिय बनाया। तो ये बातें थी बायोडाइवर्सिटी के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अवधारणा कैसे आई। दोस्तों, अगर हम बात करें तो पहले जब शुरुआत हुई तो विकास चरम पर था और जितने भी देश थे अपनी विकास यात्रा प्रारंभ कर चुके थे। दोस्तों, विकास की इस यात्रा में लोगों को पता नहीं था कि क्या विकास के साथ इन बायोलॉजिकल जो हमारे स्पीसीज हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, क्या इनको संरक्षित भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस क्षेत्र में जो अवधारणा आई वो 1987 में एक ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ब्रंटलैंड ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उनका नाम था, ये उनकी एक रिपोर्ट आई जिन्होंने सतत विकास की अवधारणा दी। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह होता है, यानी सतत विकास वह होता है कि आज की जो पीढ़ी है वो अपना विकास करे, रिसोर्सेस का उपयोग करे, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन का विकास उससे प्रभावित ना हो। यानी कि सपोज करिए, एक छोटा सा एग्जांपल लें, अगर हम पानी की बात करें तो अपने यहाँ देश में या तो विश्व के सभी देशों में लोग पानी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन पानी का उपयोग के साथ साथ अगर हम अब खुद आप अपने आसपास देखते होंगे कि आजकल लोग कभी पानी बेवजह बर्बाद कर रहे हैं, तो ये उपयोग नहीं, ये दुरुपयोग हो गया है। यानी कि अब जो हमने पानी का उपयोग किया उससे क्या आगे आने वाली जनरेशन को प्रभावित नहीं होने वाली, क्योंकि हमने दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। अगर हम इसी का सही उपयोग करें तो आगे आने वाली जनरेशन प्रभावित नहीं होगी। इसी को हम सतत विकास कहते हैं। जिस यात्रा में इस जनरेशन का विकास तो हो, परंतु उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले रिसोर्सेस की वजह से आगे आने वाली जनरेशन का विकास भी प्रभावित ना हो। तो ये सतत विकास की अवधारणा थी, जिसके बाद से फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आया, यानी CBD के नाम से जिसे जानते हैं, यानी कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता पर कन्वेंशन। जैव विविधता पर कन्वेंशन जो कि बहुत ही एक नया मोड़ लेके आया इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के लिए। यह कन्वेंशन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ
1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरियो। ये जगह का नाम याद रखना है, रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है। उसमें पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ और यह CBD 1993 में लागू हुआ। उसी दिन से वहीं से इस दिन की शुरुआत हुई, यानी 22 यानी जो जैव विविधता दिवस है उसकी शुरुआत हुई। पहले जो था वो जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता था। कब? 29 दिसंबर को हम मनाते थे जैव विविधता दिवस, लेकिन 2001 में इसे बदल दिया गया और हम 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अब CBD के उद्देश्य की बात करें कि CBD आखिर हुआ क्या, क्या जरूरत थी इसकी? जरूरत थी जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा संसाधनों का सतत उपयोग, और तीसरा आनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभ का उचित और न्याय संगत बंटवारा। यानी कि सबसे पहले CBD का जो उद्देश्य था, जितने भी हमारे जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण करना, विकास के साथ उनका भी ख्याल रखना। उसके बाद संसाधनों का सतत उपयोग, जैसे हमने अभी आपको बताया कि सतत विकास कैसे होता है कि आगे आने वाली जनरेशन हमारे किए गए विकास से उसको कोई परेशानी ना हो, वो प्रभावित ना हो, उससे ऐसा संसाधनों का हम उपयोग करें, और जो भी संसाधनों से हमें लाभ हो उसका सभी के बीच उचित और न्याय संगत, यानी सबके बीच उसका बंटवारा हो। इस CBD के बाद अगर हम बात करें तो इसी के पूरक समझौते की तरह एक और समझौता, यानी एक और प्रोटोकॉल आया जिसे हम कार्टेजेना प्रोटोकॉल कहते हैं। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, जो कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो 29 जनवरी 2000 को CBD के पूरक समझौते के रूप में लागू हुआ, साइन किया गया, और 11 सितंबर 2003 को यह लागू हुआ। इसका उद्देश्य अगर हम बात करें तो इस कार्टेजेना प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य था वो था लिविंग मॉडिफाइड जीव, यानी LMOs के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं उनको रोकना। अब LMOs क्या होते हैं दोस्तों? आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी फसल है या तो कोई प्लांट है उसके अंतर्गत जेनेटिकली मॉडिफाई उनको किया जा रहा है, लेकिन कभी कभी इस जेनेटिकली मॉडिफाई करने के इस क्रम में वही अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो इसी के नुकसान जो ना पहुंचे हमारे पर्यावरण को, इसीलिए LMOs पर निगरानी रखने के लिए यह कार्टेजेना प्रोटोकॉल साइन किया गया। उसके बाद अब लास्ट में जो इसी के क्रम में आता है वह है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल जो कि 29 अक्टूबर 2010 को साइन किया गया। ये COP10 की मीटिंग थी, समिट हुई, जिसमें यह नगोया प्रोटोकॉल साइन किया गया। COP10 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10, और यह कहाँ पर हुआ? ये नगोया है कहाँ? नगोया जापान में है, और जो कि 12 अक्टूबर 2014 से यह प्रोटोकॉल लागू हुआ। अब इसका उद्देश्य क्या था? आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच, सबकी पहुंच हो, जो भी जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेस हैं उन तक सबकी पहुंच हो, और उससे हुए लाभ का सबके बीच में साझाकरण हो, यानी कि सबके बीच में उसका बंटवारा हो। तो दोस्तों ये थे जैव विविधता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास के जीव जंतुओं का ख्याल रखें, पेड़ पौधे का ख्याल रखें, और हो सके तो वृक्ष लगाएं और अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखें। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, तथा वीडियो को शेयर भी करें। उसके साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।